लेकिन ये पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इसमें कुछ सीट्स आई हैं एंड मोस्ट ऑफ यू वांटेड टू अपीयर इन दैट एग्ज़ाम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये हो रहे हैं। और उसके बाद आप में से कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आए वो उसमें अपीयर हो, तो ये अच्छी बात है। इट गिव्स यू प्रैक्टिस सेशन एज वेल बिफोर रीचिंग योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। उसमें सिलेबस में प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स का टॉपिक जो मैंने देखा है, जो आप कह रहे थे कि इट सीम्स एज वेग वन, तो it doesn't seem vague to me because it is about your constitutional rights, and your rights are obviously enshrined in the Constitution of Pakistan 1973. No free man can be taken or imprisoned or exiled, or you may say his property rights cannot be taken away except by our legal judgment. तो ये अल्फाज आपको ये याद दिलाते हैं कि the very first time in the form of codification procedural fairness was given a name as fair trial. Fair trial and procedural fairness are intertwined, both one or the same thing, and उसमें हम ये कह सकते हैं कि 39th पैराग्राफ जो है मैग्ना कार्टा का 1215 का, जो सबसे पहला जो आप कह सकते हैं कि कोडिफाइड लॉ है, उसमें एंग्लो सेक्सन्स ने द फर्स्ट टाइम दैट टर्म वाज कॉइंड, और ये एक्सप्रेशन जो है प्रोसीजरल फेयरनेस की, ये एक्नॉलेज की गई और इस आइडिया को एम्ब्रेस किया गया। दिस वाज द फर्स्ट टाइम। आप समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस है। नेचुरल जस्टिस में कोई रिलीजन, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को बिलीव ना करती हो, हाँ वो किसी भी मदद से ताल्लुक रखती हो। तो ये तो एक नेचुरल लॉ है। हम स्टार्ट देते हैं प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स। When we will talk about its two main ingredients, we will see one has right to be heard, and the second one is rule against bias. Right of hearing, first time Pakistan में through 18th amendment 2010 में आर्टिकल 10 ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में, अमेरिका में, इंग्लैंड में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था कि हर बंदे को राइट ऑफ ऑडियंस, राइट ऑफ हियरिंग जो है वो देना चाहिए। और 10 ए ये कहता है कि ड्यू प्रोसेस और राइट ऑफ हियरिंग जो है वो इसका बुनियादी हक है। ही विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ काउंसिल ऑफ हिज चॉइस, and no one can dare to deprive him of his belonging, of his reputation, of his property, of his life without observing the order, formalities and the basic law of the nature. That was due course of law. अब ये जो टॉपिक उन्होंने सिलेबस में, ये पंजाब एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशंस अथॉरिटी ने जो मांगा है थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम हो रहा है, ये टॉपिक बिल्कुल भी वेग नहीं है। ये इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स विच एवरी ह्यूमन बीइंग हैज। हर बंदे के ये राइट्स हैं। इसमें हम इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। लेटर ऑन वो मैग्ना कार्टा की हमने बात की कि एंग्लो सैक्सन्स ने एम्ब्रेस किया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस का। नाउ व्हाट इज प्रोसीजरल फेयरनेस? उस प्रोसीजरल फेयरनेस को उन्होंने 4th अमेंडमेंट में, 5th अमेंडमेंट में, 14th अमेंडमेंट में भी उन्होंने इसी बात का जो है उसको रीट्रेट किया, इस प्रिंसिपल को, इस लॉ को रीट्रेट किया। इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों है? इसकी इम्पॉर्टेंस जो प्रोसीजरल फेयरनेस है उसकी इम्पॉर्टेंस की रीज़न सबसे पहले ये है कि देयर मस्ट बी अटैच्ड वैलिडिटी ऑफ द सेम, राइट टू अप्रोच एपेलेट फॉर अदर ऑन। ये आपको एक बहुत और बात भी क्लियर करता चलो। इफ यू विल गो ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, यू विल हैव जुडिशियल रिव्यू। इफ यू विल गो ऑन
judicial side, you will have the right of appeal, review. In both cases, अगर कोई administrative nature का order है, executive nature का order है, तो that right of procedural fairness, which is also called due process of law in the form of Article 4 of the Constitution, that cannot be taken away from you. ये right आपसे नहीं लिया जा सकता. Thirdly, it is demand of justice. ये इंसाफ की रिक्वायरमेंट है. सेफ गार्ड फॉर पार्टीज होगा, सेफ्टी ऑफ पार्टीज होगी. पार्टीज ये नहीं समझेगी कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मुझे सुना नहीं जा रहा, मेरी मर्जी का मुझे काउंसिल नहीं दिया जा रहा. या आप ये कह सकते हैं कि इट आल्सो कैरीज अ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन जुडिशियल सिस्टम ऑफ द लैंड. कांट बी टेकन इन इमरजेंसी. मेरा ये कहना है कि इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है. अगर आप ये कहते हैं तो बेसिक राइट्स और फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे इन इवन इफ सम कंट्री इज फेसिंग सम इमरजेंसी और कुछ ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियलिटी की रीज़न पे ये कहते हैं, कबूल कहता है कि भाई अब जो बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि ये राइट ऑफ हियरिंग जो है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यही प्रोसीजरल फेयरनेस का कॉन्सेप्ट है और ये नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है जो किसी भी सूरत हाल में लिया आपसे नहीं जा सकता. नाउ प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स, ये वो राइट्स हैं. अब ये राइट जो है वो किसी सिंगल पार्टी की बात नहीं कर रहा. अगर आप गो थ्रू तो राइट ऑफ एक्यूज जो है उससे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना पड़ा है. उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो भी गारंटी किए गए हैं. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है फ्रॉम बोथ साइड्स कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो अपनी राइट्स को जो है वो थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ और थ्रू एनी फोरा वो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल वो दे सके. द फर्स्ट वन इज judge should have a open mind towards both contesting sides. If it is there as is ours adversarial litigation system, तो दो पार्टीज को, दोनों साइड्स को वो ऐसा जज मिलना चाहिए जो ही विल सी बोथ साइड्स बनाए कि एक ही नज़र से वो देखेगा. वो जो डिसीजन मेकर है, हाँ वो जज है, हाँ वो डिसीजन मेकर है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, जो भी है उसका माइंड ओपन होना चाहिए टुवर्ड्स पार्टी. ही मस्ट बी अ वेरी इम्पार्शियल पर्सन. देयर शुड बी नो बायस, वेदर इट इज इंट्रिंसिक बायस, वेदर इट इज एक्चुअल बायस. तो बायसनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए. और यही जो है हॉल मार्क है प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स का कि किसी सूरत भी किसी किस्म की भी बायस जो है उसके जहन में नहीं आनी चाहिए. नाउ वी विल मूव ऑन टू फोर्थ पॉइंट, फेयर हियरिंग रूल. अभी पीरा में भी एक सेक्शन है, सेक्शन 16, जिसको आप पढ़ेंगे और उसके बाद यू विल गिव मी योर क्रिटिकल एनालिसिस in the form of your assignments. We will see क्या इस एक्ट में क्या ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट को मलहूज़ हाथ रखा गया या नहीं रखा गया. ये मुझे आप खुद बताएंगे इन द फॉर्म ऑफ योर असाइनमेंट्स. रिलायबल एविडेंस होना चाहिए. एविडेंस जो है रिलायबल होना चाहिए. इट शुड मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एविडेंस एक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. अगर हमारे मुल्क की बात हो रही है तो कानून शहादत की तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज़, उसकी कंस्ट्रेंट्स का ख्याल रखना चाहिए. और इसी तरह जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, अगर इंडिया में हो रही है तो इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक जो है उसकी एविडेंस जो है वो एडमिसिबल, उसकी रेलेवेंसी के जो तमाम जो रिक्विजिट्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए. नो स्पेशल स्टेटस फॉर एनीवन. मेरे सामने एक बंदा आ जाता है, एक रेडी बान है, और एक बंदा मेरे सामने आ जाता है जो दुनिया में बड़ा साहब हैसियत है, कोई मिनिस्टर है या अदरवाइज कोई मैन ऑफ हाई कैलिबर और जो भी है. तो आई विल सी कि बोथ पार्टीज शुड बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल प्लेटफॉर्म्स टू लिटिगेट देयर इशू बिफोर मी इफ आई एम जज. तो ये नहीं होगा कि एक आम आदमी है तो उसके लिए जो है वो मेरे यार्ड स्टिक्स और होंगे और दूसरे आदमी के लिए मेरे यार्ड स्टिक्स और होंगे. इनमें से अगर कोई एक एलिमेंट भी मिस होता है तो ये ना तो ये ड्यू प्रोसेस कहलाएगा और ना ही ये फेयर ट्रायल के मेयाद में पूरा उतरेगा. एंड दैट विल बी इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 10.
that will be violation of Article 25, which talks about the equality of citizenship. That will be violation of Article 4, which does not allow you to deprive anyone without due course of law. That will be violation of Article 13, कि जिसमें आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन को आप नहीं कर सके होंगे, और इस ये आल्सो इट विल बी वायलेशन ऑफ Article 12. On the same side, if you will go for the statute, you will find more than one articles and sections and provisions which will safeguard the rights of the parties and especially of accused. इसमें दो तीन चीजें हम ऐड करेंगे, तो ये राइट ये कंप्लीटली लिस्ट जो है दैट विल बी कॉल्ड राइट्स ऑफ accused. What we will add? The right of cross examination. We will keep in mind section 340 subsection 1 in mind, counsel of his choice. We will keep in mind the article 10A कि उसको counsel का right दिया जाएगा, right to remain silent if there is need to, as per article 6 of the Constitution of America. Equal treatment होगी, dignity और respect दोनों parties same enjoy करेंगी, understanding of process. And this is something new which has been added in the form that if an illiterate person faces a well-educated and a man of high expertise and high position in the society, that will obviously ये जाहिर है कि ये बात सामने आएगी कि वो जो completely illiterate बंदा है, जो completely he is not well off, he can't compete this system, तो अगर उसकी equal treatment नहीं होगी, उसकी dignity को जो है वो मनुष्य हाथ तक नहीं रखा जाएगा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, तो that will not be due process of law. Even a remote bias in the mind of judge जो है that is sufficient, that the basic principles of natural justice are being ignored, and that will not be called justice in the true sense. इंसाफ होता है और इंसाफ होता हुआ भी नजर आना चाहिए. लीगल रिप्रेजेंटेशन वही काउंसिल की बात होगी. क्रॉस एग्जामिनेशन टूल जो है वो मुल्ज़िम को दिया गया है. मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा इस बात को एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कह रहा हूँ, ये सारे जो राइट्स हैं दीज आर फॉर बोथ पार्टीज, बट देयर आर सम पेक्यूलियर राइट्स विच आर फॉर अक्यूज्ड. ये अक्यूज्ड मुल्ज़िम के राइट्स की बात की जा रही है, जिस तरह उसको 24 घंटे में पेश करना होता है, मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, उसको एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 वो उसको राइट दिया जाता है. तो ये सारे राइट्स जो हैं वो राइट ऑफ अक्यूज कहलाते हैं. वेल reasoned decision, that is right of parties too. If the order or the judgment is not backed by reasons, then that will not be called a judgment in its true sense. Now you will have a balance in hand. On one side, स्टेट के रियासत के तमाम कानून, तमाम उसके रेगुलेशंस, रूल्स, सब कुछ होगा, दूसरी साइड में सब्जेक्ट होगा. तो ये स्टेट के अगेंस्ट अगर लिटिगेशन है, तो स्टेट भी इस बैलेंस को अगर डिरेल करती है, इस बैलेंस को अगर डिस्टर्ब करती है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर ट्रायल की ये sheer negation होगी. It will not be called due process of law, and ultimately it will not be called procedural fairness in trial. ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ट्रायल क्या है? ट्रायल है inquiry in past events, then its analysis, and then on the basis of analysis, court grants or denies relief. Remember one thing, if the basic procedural fairness rule has not been observed, whatever will be the outcome of that litigation will be nullity, and that can be challenged in at appellate forum. अब हम आगे चलते हैं. तो ये देखने वाली बात है कि
आप एक और प्रोविजन का भी इजाफा कर रहे हैं, जो मैं प्रोविजन आपको बता रहा हूँ दैट इज़ पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन शीट। क्योंकि अगर आप इतने क्रॉस रेफरेंसेस और उसके साथ इतनी जो कंसर्न प्रोविजंस हैं उनको अपने पेपर पे सामने शीट पे रखेंगे तो एग्जामिनर विल गिव यू मैक्सिमम नंबर। अब व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ पीरा एक्ट 2024? फॉर 1 or 2 minutes we should discuss it. वो पंजाब एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी और रेगुलेशन एक्ट ये कहता है कि जो 5 स्पेशल लॉज हैं, टेनेंसी एक्ट है, उसके बाद क्या कहते हैं उसको, लैंड रेवेन्यू एक्ट है। लैंड रेवेन्यू एक्ट की आप बात कह सकते हैं कि आपका होर्डिंग एक्ट है 2020 का। उसके बाद कमोडिटीज़ एक्ट है। तो ये जितने वो कॉलोनाइजेशन एक्ट है 1912 का। If you will go through the provisions of those special laws, you will see कि अगर आप कॉलोनाइजेशन एक्ट की बात करते हैं तो उसमें पेनल्टीज भी हैं, अफेंसेस भी है, ज्यूरिस्डिक्शन भी है। अगर आप टेनेंसी एक्ट की बात करते हैं तो उसमें पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट मौजूद है। उसमें वायलेशन को किस तरह एड्रेस किया जाएगा थ्रू प्रोसीजर वो मौजूद है। सेम इज द पोजीशन विद लैंड रेवेन्यू एक्ट। सेम इज द पोजीशन विच क्या कहते हैं उसको, कमोडिटीज एक्ट है, उसमें भी है। तो ये क्यों ज़रूरत पेश आई, इसका जो आंसर है दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, इफ यू विल गो थ्रू दी सेक्शन 16 जिसमें वो हियरिंग ऑफिसर, यहाँ पे बात हो रही है इस हियरिंग की कि यहाँ पे बात हो रही थी कि हियरिंग जो है वो प्रॉपर साउंड होनी चाहिए बाय गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बोथ साइड्स। अब वो जो हियरिंग ऑफिसर है, you will see when you will go through those provisions and section 2(1)(g) part जो punishment से related है, you will give me a written accept on it or written assignment, your thesis on it, कि whether there was any need to promulgate it or not. So this is my question to you and I will have a critical analysis of those assignments.